सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम इन स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ये एक बेस होता है आपके 12th के मैथ के लिए। तो आप इसको 11th के मैथ को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये बहुत ही टफ भी है और कुछ पर्सपेक्टिव से, और आप आगे जब कंपटीशन की तैयारी करने लगेंगे तो आपको उसमें हेल्प करेगी बहुत। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही बेसिक से लेकर थोड़े से एक्सट्रीम लेवल तक आपको पूरी तैयारी करवाऊँ, ताकि आपका 11th में स्कोर भी उठे और कंपटीशन की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो उसमें आपको दिक्कत क्या आती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको स्टार्टिंग से उसका बेस पता होना चाहिए, सबसे पहले उसका बेस और उसका वर्किंग पता होना चाहिए कि वो जो हम उस डिफिनेशन को अगर हम याद कर रहे हैं इसमें, तो वो किस फार्मूले पे, किस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो वो तो आपको क्वेश्चन करते करते आपको डेफिनेटली पता चल जाने वाला है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर है जो कि मैथ का सेट्स। तो सेट्स बहुत ही इजी चैप्टर अभी आप कह सकते हो, बहुत ही कंसेप्चुअल। और ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो आपके 3-4 चैप्टर में आपको सेट्स नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका रिलेशन फंक्शन है, पूरा बेस्ड है, ये आपके 12th में भी है। तो रिलेशन फंक्शन हो गया आपका, और प्रोबेबिलिटी है, ये सारी चीज़ों में आपको सेट्स को पढ़ना पड़ता है। तो सेट्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसलिए 11th का पहला चैप्टर ही सेट्स है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज में कंसेप्ट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस पे। और पहला एक्सरसाइज भी ऐसा ही कुछ है, क्योंकि आपको सेट्स के बारे में कोई पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और सेट्स के टाइप हैं पहले एक्सरसाइज में। तो वैसे तो ज़्यादा टफ है नहीं, क्योंकि आपको सेट्स के डिफिनेशन से ही आपको पूरे एक्सरसाइज सॉल्व करने हैं। तो सेट्स का डिफिनेशन हो जाता है, सेट्स का डिफिनेशन, a set is a well-defined collection of object and तो यहाँ तक पहले समझ लीजिए, तो इसके आगे मैं कुछ बताऊँगा। तो सेट्स हम लोग किसको कह सकते हैं? सेट्स हम लोग कह सकते हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी हम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सेट कह सकते हैं। और वहाँ पे वेल डिफाइंड क्यों लिखा है? क्योंकि वो जैसे उसके सब, इस पॉइंट के आगे आपको समझ में आ जाएगा कि एंड इट इज same for every person। तो यहाँ आप देखिए आपको क्या दिख रहा है कि एंड इट इज सेम फॉर एवरी पर्सन। वो सेट होना चाहिए जो कि सभी पर्सनैलिटी के लिए सेम हो। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई सेट ए है, ये एग्जांपल हो गया। कोई सेट ए है, इसको हम लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट में हम लोग उसको डिनोट करते हैं। सेट ए हो गया आपका 1 2 3 4, तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका सेट हो गया। अब 1 2 आपके हिसाब से क्या लगता है कि सबके लिए सेम है कि डिफरेंट है? ऑब्वियसली सबके लिए सेम है ना। मेरे लिए भी 1 2 3 4 ये सेट है, और आपके लिए भी ये 1 2 3 4 सेट है। एंड अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट बी है, ठीक, कोई सेट बी हम लोग ले लेते हैं। तो बी के लिए, बी में क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ बेस्ट सिंगर इन इंडिया। बेस्ट सिंगर इन इंडिया, या तो दिस इज ए सेट ऑफ
बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। तो अब आपको क्या लगता है कि इसमें आप किस किस सिंगर का नाम आप लिख सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो कुछ और होंगे, कुछ 2-3 सिंगर मेरे हिसाब से होंगे जो कि मेरे फेवरेट हैं। आप मुझको लगता है कि वो सारे सिंगर बेस्ट हैं, पर आपके हिसाब से कोई और सिंगर होगा, तो इसको हम लोग सेट कर सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली नॉट, हम लोग इसको सेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके हिसाब से अलग है, मेरे हिसाब से अलग है, और कोई तीसरा पर्सन भी आता है तो उसके हिसाब से भी अलग होगा ये सेट, ठीक। और इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ये किस लिए हम कर सकते हैं इसको सेट? क्योंकि 1 2 3 4 और कहीं तक जा रहा है, मान लीजिए 10 तक जा रहा है, तो मुझे पता है यहाँ पे 10 नंबर है, और आपको भी पता है कि यहाँ 10 नंबर है, और 10 नंबर 1 से लेकर 10 तक हैं, तो इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये आपका सेट का डिफिनेशन है ही, आप बस यहाँ तक ही लिखेंगे तो ही ठीक रहेगा। बट यहाँ से एंड इट इज़ सेम फॉर एवरी पर्सन, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको फील आ जाए कि सेट हम लोग इसको कह सकते हैं। ये इसका भी एग्जांपल है। अभी आप जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही यही पूछा है कि इसमें से आप बताइए कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है, तो उसमें मैं आपको पूरे डाउट क्लियर कर दूँगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेथड, क्या क्या मेथड होते हैं सेट्स को राइट करने के। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मेथड ऑफ राइटिंग सेट। तो यहाँ पे बेसिकली 2 मेथड हैं, यहाँ पे 2 मेथड आपको मिल जाएंगे। तो पहला मेथड आपका है एक रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो यहाँ मैं राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर और टैबुलर जिसको हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग लिस्टिंग भी कहते हैं, लिस्टिंग भी कहते हैं। अब जैसे आपको कहीं पे रोस्टर दिया होगा, कहीं पे टैबुलर दिया होगा, कहीं पे लिस्टिंग दिया होगा, तो वो तीनों का मतलब एक ही है, बस वो बेसिक आपका नेम बस चेंज हुआ है, और इसका मतलब भी मैं आपको अभी बताऊंगा। एंड जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड कौन सा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, ताकि उधर आपको एग्जांपल भी बता पाऊँ। तो दूसरा एग्जांपल है आपका, तो दूसरा इसमें आपका टाइप हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर और रूल मेथड, इसको अभी कहते हैं सेट बिल्डर मेथड या तो रूल मेथड। तो इसको आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। आपको एग्जांपल आपको दूँ मैं, ये आपके 2 टाइप हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो रोस्टर, टैबुलर और लिस्टिंग एक ही है, सेट बिल्डर और रूल एक ही है। तो आपको रोस्टर का मतलब क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। एग्जांपल है आपका सेट ए है, जिसको हम लोग ए ई आई ओ यू, या सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं। अब आप इसको ये जो ए ई आई ओ यू है ना, तो इसको आप एलिमेंट्स कह सकते हैं। तो सेट ए में ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये एक रोस्टर फॉर्म है, मतलब लिस्टिंग फॉर्म है। इसको हम लोग ने लिस्ट किया है, 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट को मैंने लिस्ट कर दिया है। आपको सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि इस सेट में है क्या, मतलब जो साफ साफ दिखे आपको कि इस सेट में है क्या डायरेक्ट। अब सेट बिल्डर फॉर्म को मैं एग्जांपल लेता हूँ तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। जैसे यही सेट को हम लोग ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहा, तो X are vowels of English alphabet। तो अब आपको दिख रहा होगा इसमें डिफरेंस। तो देखिए, जो सेट बिल्डर और रूल मेथड होता है उसमें हम लोग उसके बारे में पूरा डिफिनेशन देते हैं, मतलब एक डिफिनेशन टाइप अब बना देते हैं कि एक्स है क्या। ये एक्स एलिमेंट है,
अब ये कंफ्यूज ना हो कि एक्स क्या है। एक्स एक एलिमेंट है और इसमें बोला है कि एक्स आर वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ए के अंदर पूरे इंग्लिश अल्फ़ाबेट ही वॉवेल्स ही हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जैसे ए ई आई ओ यू। बट ये हम लोग ने डायरेक्ट शो कर दिया। बट हमको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अगर हम लोग ने डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन करना होगा, तो एक्स, ये आपको ये दो रेशियो टाइप देना होगा, एक्स आर वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आप ऐसे बस लिख सकते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें मिलेंगे एक्सरसाइज में, डायरेक्ट ऐसे एग्जांपल लिए हैं, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा अगर आप अपने से करेंगे तो। में पेज नंबर 2 में आपको यहाँ पे कुछ ये ग्राफ टाइप का दिया होगा, कुछ पॉइंट्स आपको दिए होंगे, जैसे ये एन सेट है। एंड जब डार्क करके हम लोग सेट को हम लोग डार्क करके लिखते हैं, आपको बुक में कहीं पे भी डार्क वर्ड दिखे ना तो वो आप समझ लीजिए सेट है। आगे भी आपको यही पता चलेगा, रिलेशन फंक्शन में भी अगर आपको डार्क कहीं करके कहीं दिखेगा तो आप समझ लीजिए सेट है। तो डार्क में आप देख लीजिए यहाँ पे आपको एन दिख रहा होगा। एन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अगर आपको कहीं पे लिखा है एन तो आप समझ लीजिए वो सेट है, सभी नेचुरल नंबर का वो सेट है। अगर आपको जेड कहीं लिखा है डार्क करके तो आप समझ लीजिए द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, वो इंटीजर का सेट है। और जहाँ आपको क्यू लिखा है वो आप समझ लीजिए वो सभी रेशनल नंबर का सेट है। और द सेट ऑफ रियल नंबर, अगर आपको आर दिखा है तो रियल नंबर है, सिंपल, आर से रियल नंबर, एन से नेचुरल नंबर और जेड से इंटीजर होता है और क्यू से रेशनल नंबर। अब यहाँ पे जेड पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स है। जेड हम लोग का इंटीजर का सेट था और ये जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। और क्यू प्लस हम लोग का है पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट, और जो आर प्लस है वो हम लोग का पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है। तो ये आपका था कुछ सेट का डिफिनेशन, मतलब कि ये सारी चीज़ें आपको एक्सरसाइज में भी यूज होंगी और बहुत सभी जगह आपको यूज होंगी है। आगे भी आप जब पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन तो उसमें भी यूज होना ही है, और 12th में भी जाएंगे तो 12th में भी यूज होगा। तो ये थी आपकी मतलब कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो आप इसको भी राइट डाउन करके लिखें। आई होप कि आप अभी तक मैंने जितना भी चीज़ लिखवाया है आपने अपने नोटबुक में लिखा होगा या तो रफ में लिखा होगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं 1.1 एक्सरसाइज पे। तो 1.1 एक्सरसाइज में पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें आपको पहले क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको लिखा रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको सबसे पहले पता करना है कि इन सब में से सेट्स कौन सा है, और अगर आपको पता चल जाता है सेट है तो आप कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने जो डिफिनेशन दिया है उसको आप याद रखे रहिए और उसको आप समझिए कि उस डिफिनेशन में कह क्या रहा है और कब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक मंथ्स का कलेक्शन है, किसी मंथ का कलेक्शन है साल के, और बिगिनिंग विथ द लेटर जे से स्टार्ट होता है। अब आपके माइंड में एक क्लिक करना चाहिए कि जे से कौन कौन से, मतलब कि जे से मंथ में कौन कौन से ईयर में जो मंथ आते हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं। तो जनवरी होते हैं, जून होते हैं, जुलाई होता है। तो अब आप इसको आप सेट में एक बार लिख दीजिए। मान लीजिए कोई सेट है, ईयर है तो वाई सेट हो जाता है, कोई सेट वाई है जिसको हम लोग लिखे हैं जे से स्टार्ट होता है, तो जैन हम लोग लिख सकते हैं जनवरी, और जून लिख सकते हैं, जून जुलाई लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब ये 3 आते हैं। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि ये सेट है कि नहीं। अब आप थोड़ा सोचिए, ये सेट है। अब जस्टिफाई भी अपना आंसर हो चुका है, क्योंकि मेरे लिए भी ये जनवरी, फरवरी, जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई ही इस सेट में रहेंगे, कलेक्शन ऑफ मतलब ईयर में। और आपके लिए भी जनवरी, जून, जुलाई ही जे से स्टार्ट होंगे ईयर में। तो हम दोनों लोग के लिए सेम है, बहुत सभी लोग के लिए वैसे तो सेम है, तो उसको हम लोग सेट कर सकते हैं बिना कोई डाउट के।
तो अब देखिए हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो ये आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे इंडिया के। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि जो सेट है कि नहीं है, तो उसमें मैंने बताया था कि सबके लिए इक्वल होने चाहिए, मतलब कि वो सेट सबके लिए सेम होना चाहिए। बट इसमें आपको दिख रहा है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब मुझे याद जो आएगा राइटर वो मैं लिख दूंगा, और आपको जो याद आएगा आप वो लिखेंगे। तो 10 मोस्ट टैलेंटेड में मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं लिखूं वही आप भी लिखें। आप ऑब्वियसली अलग लिखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपका सेट नहीं है, सीधे सीधे आप देख के बता सकते हैं कि ये आपका सेट नहीं है। वेल डिफाइंड ये नहीं है कि मोस्ट टैलेंटेड। अगर आपको दिया होता है कि मोस्ट टैलेंटेड ये 3 में से आप 2 बताइए, 3 में से 1 बताइए, तो आप उसको बाद में देखते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे? नो। तो इसको आप ऑब्वियसली इसका आंसर लिखेंगे नॉट सेट, बिकॉज दे चेंज person to person and not well defined। तो जैसा मैंने बोला कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, और ये पर्सन टू पर्सन जाने पे चेंज हो रहा है। जैसे मेरे पास कुछ और है 10 से, मतलब मेरे पास सेट कुछ और बनेगा और आपके पास सेट कुछ और बनेगा। तो ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करिए। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। अ टर्म ऑफ अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अब आप इसका आंसर दीजिए कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के कुछ ऐसा टीम बनाइए, मतलब ऐसा सेट बनाइए जिसमें 11 बेस्ट बैट्समैन है। तो आप इसको देख के पहचान सकते हैं ऑब्वियसली ये नॉट सेट, मतलब सेट नहीं है। और उसमें भी आप यही वाला है, मतलब वो लिख सकते हैं डिफिनेशन, आप यही लिख सकते हैं। सेम डिफिनेशन है इसके लिए भी और सेम डिफिनेशन है इसके लिए भी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत रहिए। अब जो अगर आपको लग रहा है नहीं सेट है तो उसमें आप ये वाले डिफिनेशन लिख दीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या क्या यहाँ पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का मैंने पहला, दूसरा, तीसरा करवा दिया है। अब चौथा देख लेते हैं हम लोग क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अपने क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं उसका आप सेट एक बनाइए। तो ये एक सेट है कि नहीं, आप अपने से एक बार सोच के अपना आंसर अपने मन में रखे रहिए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ ये सेट नहीं है। ऑब्वियसली ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके क्लास में कुछ अलग बच्चे होंगे। कितने बच्चे हैं आपके क्लास? मान लीजिए 20 बच्चे हैं, मेरे क्लास में 30 बच्चे हैं। तो ये मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, तो ये मतलब कि सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब आप बताइए कि एक कलेक्शन है, मतलब एक सेट है जिसमें सभी नेचुरल नंबर है और 100 से वो कम है, 100 से कम सभी नेचुरल नंबर है। तो ये ऑब्वियसली सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि 1 से लेकर पूरे 99 तक सभी नंबर इसमें इंक्लूड है, और मेरे लिए भी वो 1 से लेकर 99 तक ही रहेंगे और आपके लिए भी 1 से लेकर 99 तक ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटिंग रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो सभी कलेक्शन
सेट एक बनाइए जिसमें सभी नॉवेल हो, और वो नॉवेल किसके द्वारा लिखे गए हों? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हों। अब आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेबल लग रहा होगा कि सेट है कि नहीं है। तो सेट है तो क्यों है, और सेट नहीं है तो भी क्यों है? तो ये आंसर, इसका आंसर है सेट यस है। ये सेट है। क्यों है सेट? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद हैं वो कुछ लिमिटेड वो लिखे होंगे नॉवेल्स, कुछ चाहे जितने भी नॉवेल्स लिखे हों उनका सेट बनाना है, और मेरे लिए भी मुंशी प्रेमचंद के ही नॉवेल रहेंगे और आपके लिए भी वही रहेंगे, मुंशी प्रेमचंद जितने नॉवेल लिखे रहेंगे। तो ऑब्वियसली वो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। ये तो ऑब्वियसली सेट है, क्योंकि मेरे लिए भी सभी इवन इंटीजर वही होंगे जो आपके लिए होंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखिए मेरे लिए भी चैप्टर यही है, बुक भी यही है, तो जितने क्वेश्चन मेरे में रहेंगे उतने क्वेश्चन आप में भी रहेंगे, ठीक। तो ये भी सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपको थोड़ा सा डाउटेबल लग रहा होगा, क्योंकि कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल, मेरे लिए डेंजरस एनिमल कुछ और हो सकता है, आपके लिए डेंजरस एनिमल कुछ और हो सकता है। जैसे किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को डॉगी से डर लगता है, तो किसी को एलिफेंट से डर लगता है, तो वो सब पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। अब जस्ट मैंने जो दूसरे वाले में लिखवाया था वही आप इसमें भी लिख दीजिए कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है और ये वेल डिफाइंड नहीं है, सिंपल से। तो आपका पहला क्वेश्चन तो इसमें ख़त्म हुआ, पहला क्वेश्चन, और आपके जो कंसेप्ट हैं वो थोड़े से क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।